आज की कहानी काफ़ी ख़ास होने वाली है, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मरने वाला आदमी अपनी ही मौत को भूल जाए? आज की कहानी हमें भेजी है जयपुर से रिया शर्मा ने, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताया है जिसको पढ़कर मेरी भी रूह कांप उठी। और अगर आप भी किसी भी तरीके की हॉरर मिस्ट्री स्टोरी अगर हमें भेजना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। अगर कहानी अच्छी हुई तो हम इस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। रिया शर्मा जो अभी जयपुर के अंदर रह रही है, उसका पूरा परिवार उसके साथ में ही रहता है। लेकिन ये अभी की बात नहीं है दोस्तों। कई सालों पहले रिया शर्मा इंदौर के पास ही अमरपुरा गांव के अंदर रहते थे। उसका पूरा परिवार एक्चुअली है वहीं से बिलोंग करता है। रिया शर्मा के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। बात है 2002 की। जैसे कॉलेज का रिजल्ट आता है उससे पता चलता है कि वो कॉलेज के अंदर पास हो चुकी है। रिया शर्मा ने इंदौर से अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर लिया है। रिया शर्मा का एक ही सपना था कि वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में कुछ जॉब करे। कुछ टाइम रुकने के बाद में रिया शर्मा ने अपने मन की बात फैमिली को बताई। वो बताती है कि मुझे आगे बढ़ना है और जॉब करनी है। हालांकि उसके पिता ओपन माइंडेड थे तो उन्होंने ज़्यादा कोई फोर्स किया नहीं, क्योंकि वो भी जानते थे कि आज की तारीख में लड़कियां हर क्षेत्र के अंदर काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी भी आगे बढ़े। इसके बाद रिया जो है अलग अलग कंपनियों के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है और फाइनली उसे एक आईटी कंपनी के अंदर जॉब मिल भी जाती है। लेकिन जॉब लोकेशन जो है उसे जयपुर मिलती है। घर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि आखिरकार अकेली लड़की को इतने बड़े शहर में किसके भरोसे छोड़ा जाए। रिया शर्मा के पिता अपने जान पहचान वालों से बात करते हैं और रिया के लिए एक हॉस्टल का इंतज़ाम करते हैं। फाइनली 23 फरवरी 2003 रिया शर्मा जयपुर चली जाती है। लेकिन जब वो हॉस्टल में पहुंचती है तो वहां पर पता चलता है कि अभी फ़िलहाल एक भी रूम खाली नहीं है। नेक्स्ट मंथ एक रूम खाली होने वाला है। फिर क्या था, रिया शर्मा टेंशन में आ गई कि इतने बड़े शहर में वो किसके भरोसे रहेगी। हॉस्टल के जो मालिक थे वो एक अंकल और आंटी थे। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो वो हर चीज़ को समझते थे। तो उन्होंने रिया को समझाया कि बेटा देखो, मेरी कोई गलती है नहीं, क्योंकि इस रूम को काफ़ी पहले खाली हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ये रूम जो है अभी तक खाली हो नहीं पाया है। लेकिन नेक्स्ट मंथ 2-3 तारीख तक ये रूम खाली हो जाएगा। फिर अंकल और आंटी उसे एक सस्ते से लॉज के अंदर ठहरा देते कि आप 4 से 5 दिन आप यहीं रहो, जैसे रूम खाली होता है आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। हालांकि रिया को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है 4-5 दिन की बात है तो चलो अपन होटल में रह लेते हैं। तो वो लॉज में चली जाती है। वो 4 से 5 दिन आराम से वो वहाँ से निकाल लेती है, जहाँ पे उसका जो जॉब का काम था वो भी स्टार्ट हो चुका है। 3 मार्च 2003 सोमवार का दिन था। हॉस्टल के अंकल जो है वो रिया को कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि बेटा वो जो रूम था वो तो एक्चुअली खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लड़की उस रूम में रह रही है वो एक्चुअली अपनी स्टडी यहाँ से आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रूम और भी है, तुम आ जाओ और इस वाले रूम के अंदर शिफ्ट हो जाओ। अब रिया भी सोचती है कि यार 4 से 5 दिन तो हो चुके हैं लॉज के अंदर, लॉज में जो है वो रहना थोड़ा सा भारी ही पड़ता है। तो रिया ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को तो रूम चाहिए तो रूम मिल जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी और लड़की का हो या कोई खाली पड़ा रूम हो। तो रिया ठीक है अपने पैकिंग वगैरह करती है और फिर निकल जाती है। रिया हॉस्टल पहुंच जाती है। उसके बाद में उसे अपना रूम दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गंदा सा था। एक्चुअली उस रूम को काफ़ी टाइम से बंद कर रखा था, उन्होंने खोला नहीं था। ठीक है, तो इस रूम की भी एक मिस्ट्री है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। यह रूम की अच्छे से सफाई करती है और अपने सामान को अच्छी तरीके से जमा देती है। उसके बाद में उसे जॉब पर भी जाना था तो वो ठीक है वहाँ से निकल जाती है और जॉब पे चली जाती है। पूरे दिन के काम करने के बाद में शाम को रिया के पास उनके एक अंकल का फ़ोन आता है, जो कि उसके पापा के बहुत ही पुराने दोस्त थे। उनकी जो पोती का बर्थडे था उस दिन। तो अंकल रिया को बोलते हैं कि बेटा आज तुम हमारे यहाँ आ जाओ और खाना वाना खा के अच्छे तरीके से यहीं पे सो जाना और कल सुबह यहीं से तुम जॉब पे चली जाना। उस दिन रिया भी काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, जाने का मन तो नहीं था, लेकिन अभी रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो ये रिया ने सोचा चलो ठीक है अंकल के पास ही चलते हैं, नाइट वहीं पर रुकेंगे और मॉर्निंग में फिर से अपन जॉब पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से मैं हॉस्टल रूम में चली जाऊँगी। तो इस तरीके से रिया का वो दिन निकल जाता है। सोमवार का दिन वो निकाल लेती है। मंगलवार के दिन
वो अपनी जॉब पे चली जाती है। वापस जाने के बाद में तकरीबन 8:30 से 9 बजे वो अपनी जॉब से छूटती है, फिर हॉस्टल रूम में चली जाती है। हालांकि रिया नई थी तो इतनी ज़्यादा जान पहचान उसकी थी नहीं, और नॉर्मल सी बात है उसे उस रूम की रिक्वायरमेंट थी। तकरीबन 9 बजे रिया हॉस्टल रूम में पहुंच जाती है। उसके बाद में वो ठीक है खाना वाना खा के आराम से सो जाती है। तकरीबन 11 बजे होंगे। जैसे 11 बजते हैं उसके गेट जो है वो नॉक होता है। गेट नॉक होने के बाद में रिया उठती है और गेट खोलती है। जैसे रिया गेट खोलती है वो देखती है कि सामने एक लड़की खड़ी है। वो लड़की से पूछती है आप कौन हो? तब लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। अब रिया को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि रूममेट के बारे में किसी ने उसे कुछ बताया नहीं, और अंकल ने भी उसे नहीं बताया था कि उसके साथ में एक और कोई रूममेट भी रहने वाला है। लेकिन ठीक है, रात काफ़ी हो चुकी थी तो रिया ने इतना कोई टेंशन लिया नहीं, वो उसे अंदर आने दिया। लड़की आ जाती है और आराम से अपने बेड पे बैठ जाती है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक ही रूम में रह रहे हैं और आपके साथ में कोई रूममेट है तो आप उनसे बात वगैरह करते हैं, ठीक है। तो रिया ने भी जनरली उनसे बात वगैरह स्टार्ट की, ठीक है। लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। लड़की अपना नाम अनीता बताती है और वो कहती है कि वो भी एक पास के ही IT कंपनी है, उसके अंदर जॉब करती है। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। फिर तकरीबन 12 साढ़े 12 बज चुकी होगी। इसके बाद में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से रिया उठती है और वही नॉर्मली सुबह के जो काम रहते हैं, नहाना धोना और ऑफिस के लिए तैयार होना, तो ये सारा काम निपटाने के बाद में वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले वो देखती है कि अनीता के बेड पे अनीता नहीं है, वो एक्चुअली वहाँ से जा चुकी है। अब रिया सोचती है इतना सुबह सुबह वो कैसे चली गई। तो ठीक है, उसने भी इतना ज़्यादा कोई लोड लिया नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो सभी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो उसने ज़्यादा इतनी टेंशन ली नहीं। ठीक है, वो सुबह सुबह चली गई होगी किसी काम की वजह से। तो फिर रिया भी ऑफिस के लिए निकल जाती है, कैब बुक करती है और कैब के अंदर बैठ के ऑफिस चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सोमवार का दिन भी चला जाता है, मंगलवार का दिन तो कल ही निकल चुका था, अभी जैसे कि बुधवार का दिन आ चुका है। तो वो पूरा दिन काम में लगी हुई रहती है, काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। फिर वो शाम को आती है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो डेली एक रूटीन बन चुका था। जो अनीता थी वो लेट नाइट आती थी, तकरीबन 11 सवा 11 उससे बच जाती थी। डेली का टाइम था, मतलब रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तो उसका आना होता था। और रिया के उठने से पहले ही, मतलब अगर उसका टाइमिंग जोन की बात करें रिया के अकॉर्डिंग, तो वो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे ही वहाँ हॉस्टल से निकल जाती थी। लेकिन रिया ने इसके बारे में इतना कुछ सोचा नहीं, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लिया था। इसी तरीके से कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन जैसे कि संडे का दिन था, ठीक है, तो रिया भी फ्री थी, ऑफिस की छुट्टी थी। रिया जो हॉस्टल रूम में बैठी हुई होती है बेड पे, तो नॉर्मल सी बात है अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हो, कभी आपको छुट्टी मिल जाती है तो आपका मन नहीं लग पाता, ठीक है। तो रिया का भी मन नहीं लग रहा था, तो रिया क्या करती है, पास में ये गार्डन होता है तो वहाँ चली जाती है कि थोड़ा सा मन लग जाएगा, ठीक है। गार्डन में इसी तरीके से टहल रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और रिया को बोलती है कि उस रूम को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। अब रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की कौन है और मुझे ऐसा क्यों बोल रही है कि यार तुम उस रूम को छोड़ दो। मतलब मैं उस रूम को क्यों छोड़ दूँ यार, मैं उसका किराया दे रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये मुझे धमकी दे रही है नहीं। हालांकि उसका टोन भी धमकी वाला नहीं था, सजेशन वाला ही था कि वो उसको एक राय दे रही है कि तुम उस रूम को छोड़ दो। इससे पहले कि रिया इसका रीज़न पूछती, उससे पहले ही वो लड़की वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। मतलब उससे रिया को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो किसी चीज़ से डर रही हो। उसके बाद में जैसे कि रिया को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती कि यार आखिरकार उस लड़की ने ऐसा बोला क्यों था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ठीक है, नॉर्मल सी बात समझ के उसने उस बात को अवॉइड कर दिया और फिर से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सोमवार का दिन था, ठीक है, संडे का दिन था निकल चुका। उसके बाद मंडे को दिन, मंडे को सेम वही प्रोसेस। अनीता सुबह 6:30 7 बजे निकल जाती है रूम से और रिया उठती है, सेम वही नहाना धोना, कैब बुलाना, उसके बाद ऑफिस जाना, पूरे दिन भर वो काम करती है और तकरीबन वही 8:30 9 बजे वो वापस हॉस्टल रूम में पहुंच जाती है। अब हॉस्टल रूम में पहुंचने के बाद में
सेम वही प्रोसेस रहता है उसका। वो ये खाना वाना खाया और लेट जाती है, वो अपने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने लगती है। ठीक है, तकरीबन 10 बजे तक उसने बुक्स वगैरह पढ़ी होगी, उसके बाद में वो सो जाती है। ठीक है, जैसे ही सोती है, ठीक है, सेम 11 सवा 11 बजी होगी। अब 11 सवा 11 बजते ही अनीता अपनी जॉब से आ जाती है। गेट खटखटाती है, रिया गेट को खोलती है, उसके बाद में अनीता आती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रही थी वो। ठीक है, रिया ने पूछा भी था कि यार, रिया पूछती है उससे कि क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हूँ, लेकिन ठीक है, अनीता उससे कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप अपने बेड पे जाके सो जाती है। फिर ठीक है, रिया भी इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेती है, सोचती हो सकता है किसी तरीके की छोटी मोटी टेंशन हो, तो उसने भी उसे अवॉइड कर दिया। उसके बाद में दोनों सो जाते हैं। अब जैसे ही तकरीबन बजा होगा दोस्तों 12:30 समथिंग बज गया होगा। ठीक है, जैसे 12:30 बजता है, अचानक हॉस्टल में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लोग जाग जाते हैं, रिया भी उठ जाती है। रिया को काफ़ी सारा टेंशन हो गया था कि यार अचानक ये क्या हो गया। रिया उठती है, जल्दी से गेट खोलती है और बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो उसके रूम से जस्ट आगे का चौथा रूम था, उस रूम के अंदर वो जाती है, देखती है कि एक लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और उसके चारों तरफ उसके हॉस्टल की जो लड़कियां होती है वो वहाँ पे खड़ी हुई है। तकरीबन 7-8 लड़कियां उसके साथ में खड़ी है, उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ, लेकिन वो एक्चुअली इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि कुछ भी बता पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो एक ही बात रटे जा रही थी कि वो कूद गई है, वो कूद गई है, वो मर गई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ देखा है, लेकिन कुछ खौफनाक देखा है। हालांकि ये बात जो है, जो आसपास लड़कियां खड़ी थी उनको समझ में आ रही थी। ठीक है, उनमें से सभी को नहीं, लेकिन उनमें से आधी लड़कियों को समझ में आ रही थी ये बात कि ये क्या कहना चाहती है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी यहाँ पर रहते हुए, और जो नई लड़कियाँ थी उनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। रिया भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर सभी लोग उसके लिए पानी वगैरह लेके आते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। जैसे वो नॉर्मल होती है, ठीक है, तो वो बताती है कि एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही रूम से बाहर निकली थी। ठीक है, जैसे मैं बाहर निकली, मैं क्या देखती हूँ कि इन रूम के बाहर जो बॉर्डर होती है ना, ठीक है, उस बॉर्डर पे एक लड़की खड़ी हुई है और उसने बाहर की तरफ जंप मार दिया। मतलब तीसरी मंजिल से उस लड़की ने जंप मार दी और खुद की जान ले ली। इस चीज़ को देख के उतनी ज़्यादा डर गई और जैसे ही वो जहाँ से वो लड़की कूदी थी वहाँ पे जाती है और नीचे की तरफ देखती है कि आखिरकार उसका हुआ क्या है। नीचे देखती है, नीचे कुछ भी नहीं था। यानी कि जैसे ही वो लड़की कूदती है, कूदती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन नीचे उसकी कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। इस चीज़ से उसे इतना ज़्यादा शौक लगा कि वो चिल्ला उठी, मतलब थर थर काँपने लगी। लेकिन आसपास की लड़कियां जो है वो इस चीज़ को समझ गई थी, जो कि काफ़ी वक्त से चल रहा था। ये आज से नहीं, काफ़ी वक्त से चल रहा था। ठीक है, उस लड़की को थोड़ा सा समझाया गया, उसे पानी पिलाया गया और उसे थोड़ा सा होश में लाया गया। रिया ने भी वो चीज़ सारी बातें नोटिस की। ठीक है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कोई अगर किसी 3 मंजिल से अगर जंप मारेगी तो जंप मारते ही गायब थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, नीचे कम से कम उसकी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मरी है तो घायल अवस्था में तो वो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई सबूत वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद में आसपास में से खड़ी लड़कियों में से एक लड़की रिया के पास आती है और वो जो कुछ भी बताती है, ये सुनकर रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तब वो लड़की बताती है कि जहाँ तुम अभी रह रही हो, जिस रूम में तुम अभी रह रही हो, यहाँ पे इस रूम में आज से 2 साल पहले एक लड़की रहा करती थी। पास ही में एक IT कंपनी थी, उस कंपनी में वो जॉब करती थी। ठीक है, काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी ज़्यादा लोड दिया जाता था उसे, वो हरदम काफ़ी टेंशन में रहती थी।
तकरीबन उसका डेली का रूटीन था कि 11 साढ़े 11 बजे तो उसे आना होता था, वो सुबह जल्दी से निकल जाना होता था। मतलब डेली ऐसा रूटीन बना दिया था उसने। एक दिन इसी तरीके से, आज का ही दिन था, सोमवार का ही दिन था, वो जो लड़की है अपने दिन भर के काम से आती है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी वो अपनी जॉब से, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, तो उसने अपने रूम के सामने से ही कूद कर अपनी जान ले ली थी। अब ये सब सुन के रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं कि यार ये जो स्टोरी बता रही है वो सेम स्टोरी अनीता के जैसी है। वो जल्दी से भागकर अपने रूम में जाती है। वो देखती है कि अनीता के बेड पर कुछ भी नहीं है। अनीता का बेड पूरी तरीके से खाली है, बस एक चादर रखा हुआ है। ये वही चादर है जो अनीता ने ओढ़ा हुआ था, लेकिन अभी चादर तो है लेकिन अनीता नहीं है। इसके बाद रिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। रिया बाकी लड़कियों के साथ में ही चली जाती है। उसके बाद में जैसे ही मॉर्निंग होती है, अंकल और आंटी को बुलाया जाता है, जो हॉस्टल के ओनर थे उन्हें बुलाया जाता है। उन्हें सारी बात बताई जाती है कि इस तरीके से कुछ हुआ है। फिर वो अंकल आंटी रिया के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो बेटा, ये घटना एक्चुअली हो चुकी है। 2 साल पहले ये घटना हुई थी और इसी रूम की वजह से इस रूम को बंद रखा गया था पुलिस की वजह से, ठीक है। इसमें जितने भी साक्ष्य वगैरह थे, इसको सेफ रखने के लिए इस रूम को बंद रखा गया था। लेकिन इस रूम को अभी कुछ टाइम पहले ही कोर्ट की तरफ से इसे ओपन करने की इजाज़त मुझे मिल चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पे होता होगा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था बेटा। बाकी मैं आपके साथ ऐसा नहीं करता, मैं आपको इस रूम में नहीं रहने देता, लेकिन एक्चुअली इसमें बेटा मेरी कोई गलती नहीं है। अब इस चीज़ को रिया भी समझती थी कि यार ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके प्रॉपर्टी है तो आप चिल्ला चिल्ला के इस तरीके से उस प्रॉपर्टी को बदनाम नहीं करेंगे। लेकिन रिया अपने माइंड में बिठा चुकी थी कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी। अगली सुबह वो तुरंत जाती है, अपने मम्मी पापा को कॉल करती है, ठीक है, और उनको सारी बात बताती है। अब ये सब सुन के रिया के फादर के भी होश उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, उस हॉस्टल को छोड़ दो और अपने अंकल आंटी के पास चले जाओ। जो अंकल आंटी वहाँ पे रहते थे, जिसके बर्थडे में रिया गई थी, वो उनके पास चली जाती है। और फाइनली कुछ टाइम बाद में रिया के माता पिता भी इंदौर की प्रॉपर्टी को बेच के जयपुर शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्योंकि वो भी जानते कि यार किसी भी अनजान शहर में अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई हॉरेबल स्टोरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस मेल एड्रेस पर।